हम आगे बढ़ेंगे कहाँ तक हम बेटा। ये हो गया कंप्लीट। ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे इसमें, तो ये मैंने बता दिया था प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन मैंने लिखा दी थी तुम लोगों को, स्टेटमेंट लिखा दिया था ना, स्टेटमेंट लिखाया था कि नहीं? नो स्टेटमेंट नहीं हुआ था। नो सर, स्टेटमेंट आज होना। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट की डेफिनेशन नोट कर लो तुम लोग। लिखो, स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड, स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड, स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड, CODE कोड। ठीक है, कोड की डेफिनेशन, कोड को कैसे लिखोगे? CODE। ठीक है, नाउ अब क्लियर दिख रहा होगा ये। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है x = 4, तो x = 4 क्या है कि इट इज अ स्टेटमेंट, और पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है? इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। x = 4 जब हम लिखेंगे पाइथन में, पाइथन सेल में, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम x = 4 लिखेंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है, बिकॉज इट इज अ वैलिड पाइथन स्टेटमेंट। x = 4 इज अ वैलिड पाइथन स्टेटमेंट, so when the interpreter will execute this statement it will run। ठीक, अब जैसे सेकंड एग्जांपल दिया है क्यूब = x, फिर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है कि इनवैलिड? दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, वैलिड स्टेटमेंट है ये, क्योंकि क्यूब क्या हो गया? वेरिएबल का नाम हो गया, और x, और उसके साथ हमने क्या यूज किया? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर x, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3, तो ये क्या कर देगा? इसका क्यूब निकाल देगा, x का क्यूब निकाल देगा। फिर नेक्स्ट लिखा है हमारा प्रिंट x, क्यू, तो ये क्या है? ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, x की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं और क्यूब की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो आउटपुट हमारा आ गया 4 and 64। ठीक है, तो all the statements which are executable by the Python interpreter, which can be executed by the Python interpreter are called statement. Anything which is executed by the Python interpreter is called a statement। ठीक है, कोई भी चीज जो पाइथन इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट, मतलब एरर तो आ सकता है, स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट पाइथन में हम ये बोलेंगे कि अगर कोई पाइथन लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो एनीथिंग जो भी हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है? एक स्टेटमेंट ही कहलाता है। ठीक है, स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड, मींस इट इज अ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। ठीक, अच्छा, मैंने कल स्टेटमेंट और उसमें अंतर बताया था, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में। किसी को याद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड एन एक्सप्रेशन? सर स्टेटमेंट रिजल्ट नहीं दे सकता पाइथन के रूल्स में। नहीं, स्टेटमेंट रिजल्ट दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। हाँ, दोनों रिजल्ट, स्टेटमेंट रिजल्ट दे भी सकता और नहीं भी दे भी सकता। एक्सप्रेशन देता है हमेशा, और एक्सप्रेशन हमेशा रिजल्ट हमेशा रिजल्ट। ठीक, अच्छा, अब इनपुट और आउटपुट कैसे करेंगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया है कि पाइथन में अगर हमें कुछ इनपुट देना है और कुछ आउटपुट लेना है पाइथन से, ठीक है, तो वो कैसे कराएंगे? इनपुट का मतलब समझे कि हमें पाइथन के अंदर कुछ डेटा एंटर करना है, पाइथन प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ डेटा एंटर कराना है, तो वो कैसे इनपुट होगा और उसको हम कैसे आउटपुट कराएंगे? ठीक, तो इसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है। इनपुट के लिए फंक्शन होता है कौन सा? इनपुट फंक्शन। अगर हमें पाइथन के अंदर कोई भी चीज इनपुट करानी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन। फंक्शन नेम क्या है हमारा? इनपुट फंक्शन। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये खोल लिया,
हमें कोई भी चीज एंटर करानी है, वी विल यूज द इनपुट फंक्शन। देखो फंक्शन क्यों बोल रहे हैं इसे, ध्यान रखना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज कर रहे हो, चाहे पाइथन यूज कर रहे हो, चाहे सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, चाहे C++, अगर किसी भी चीज के आगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, किसी भी चीज के आगे अगर स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ वी आर यूजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है, देन दैट थिंग इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे कि अगर मैं इनपुट ऐसे इस तरह से लिखूं विदाउट ब्रैकेट, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, एक आइडेंटिफायर कहलाएगा, ठीक है, या एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसके आगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करूं, दीज स्मॉल ब्रैकेट्स, सो ये क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसे याद रखना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ वी आर यूजिंग small brackets, then that thing becomes a function, ठीक। और इन स्मॉल ब्रैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स को हम पाइथन लैंग्वेज में बोलते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, PHISIS, ठीक है, पैरेंथेसिस, PRANTHE हुआ, पैरेंथेसिस, ठीक है। नाउ these small brackets are called parenthesis, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट्स को हम क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस बोलेंगे। तो फंक्शन समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है, कि अगर किसी भी आइडेंटिफायर के आगे मैंने क्या लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, तो वो क्या हो जाता है, फंक्शन बन जाता है, ठीक। तो अगर हमें पाइथन के अंदर कोई वैल्यू एंटर करानी है, जैसे मैंने x = 20 लिखा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक। लेकिन तो ये, बट हमने यहाँ तो x की वैल्यू को फिक्स कर दिया कि x हमारा 20 ही रहेगा। बट अगर मान लो हमें यूजर से इनपुट लेना है, मतलब यूजर जब प्रोग्राम रन करेगा तो रन टाइम पे वो अपनी एक वैल्यू देगा उसको, मतलब यहाँ तो मैंने क्या कर दिया कि x को 20 फिक्स कर दिया, तो जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो x की वो कितनी वैल्यू यूज करेगा, 20 यूज करेगा। बट मैं चाहता हूं कि 20 मेरा फिक्स ना हो, प्रोग्राम जब रन हो तो वो यूजर से पूछे कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, और फिर यूजर रन टाइम पे उसको वैल्यू प्रोवाइड कराए, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ इस चीज को कि कैसे ये काम करेगा। जैसे मैंने लिखा, अभी इस चीज को मैं हटा सर पैरेंथेसिस फिर से बोलोगे, PARENTHESIS, सर पैरेंथेसिस। वही क्या होता क्या है, पैरेंथेसिस आर द स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं। और अगर हमने वो किसी भी पाइथन के अंदर कोई भी आइडेंटिफायर है, अगर उसके आगे हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दिए, तो वो आइडेंटिफायर क्या बन जाता है, एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। जैसे हमें इनपुट लिखा था, तो इनपुट के आगे अगर मैं ब्रैकेट यूज नहीं करता, तो वो जनरली क्या होता, या तो वो एक कीवर्ड होता या एक आइडेंटिफायर होता। बट अगर मैं उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, एक फंक्शन बन जाती है, ठीक है। जैसे मैंने x लिखा और x के आगे अगर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये x क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, x इज ए फंक्शन। अब x को हम क्या आइडेंटिफायर नहीं बोलेंगे, x आइडेंटिफायर तो है, फंक्शन आइडेंटिफाई किससे हो रहा है, x से हो रहा है, क्योंकि उसका नाम x है, बट वो एक फंक्शन है, ठीक है। अब वो आइडेंटिफायर की कैटेगरी में नहीं आएगा, x इज अ फंक्शन। जैसे मैंने लिखा एक नाम लिखा स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर मैंने ऐसा इस तरह से छोड़ दिया, तो स्क्वायर मेरा क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा। बट मैंने उसके आगे अगर ये लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं फंक्शन चैप्टर पूरा है तुम लोगों का, आगे सिलेबस में पूरा चैप्टर दिया हुआ फंक्शन। तो अभी सिंपली इतना समझ लो कि किसी भी चीज के आगे मैंने अगर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कर लिए या पैरेंथेसिस यूज कर लिए, तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, ठीक। अब मैं इनपुट फंक्शन की बात कर रहा था, तो इनपुट हमें कैसे लेना है। जैसे मैंने लिखा इनपुट, और इसके ब्रैकेट में मैंने एक मैसेज लिख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ x, एंटर द वैल्यू ऑफ, देखो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी हम मैसेज देते हैं, मैसेज का मतलब होता है एक स्ट्रिंग, ठीक है। मैसेज का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रिंग। तो वो मैसेज हमेशा किस में आता है, डबल कोट्स के अंदर आता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ वी वांट टू गिव एनी मैसेज टू अ यूजर,
if we want to give any message to an user, then that message will be enclosed in the double quotation mark. Always remember that in Python we give any message with the help of double quotation. ठीक है, मैं यूजर को हाँ सर 3 कोटेशन वाला, हाँ स्ट्रिंग यूज, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ मतलब मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ट्रिपल कोट में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग बनाना है। कोड में भी लिख सकते हैं। हाँ, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, जनरली हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, तो मैं यहाँ डबल कोट्स का यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब क्या होगा कि मैंने ये मैसेज दिया किसको, यूजर को। भाई मैं प्रोग्रामर हूँ, आई एम ए प्रोग्रामर। ठीक है, जैसे तुमने कोई प्रोग्राम लिखा तो तुम क्या हो गए, प्रोग्रामर हो गए ना। तुमने कोई प्रोग्राम राइट किया तो तुम क्या कहलाओगे, प्रोग्रामर कहलाओगे। अब वो प्रोग्राम तुमने किसी के लिए बनाया होगा। भाई प्रोग्राम किसके लिए बनाते हैं, यूजर के लिए तो बनाते हैं हम लोग, प्रोग्राम अपने लिए थोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम तुमने जब वो किसी यूजर के लिए बनाया तो उस यूजर को हमें एक मैसेज देना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो वो मैसेज किस में आएगा, विद इन डबल कोट्स आएगा। कोई भी चीज हमें यूजर को इंस्ट्रक्ट करनी है तो मैसेज हम किसके थ्रू डालेंगे, डबल कोट्स के थ्रू डालेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे इनपुट फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन जब रन होगा तो यूजर से बोलेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फिर यूजर को कीबोर्ड के थ्रू एक वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी एक्स की। अब वो एक्स वैल्यू क्या हो सकती है, कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, कोई फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि हमने यूजर से ये थोड़ी बोला कि एंटर द फ्लोट वैल्यू, एंटर द इंटीजर वैल्यू। यूजर से हमने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब एक्स हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, वो फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, वो नन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब वो वैल्यू एंटर होगी तो उस वैल्यू को हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। जैसे मैंने कीबोर्ड से 20 डाल दिया, तो 20 जब जाएगा तो 20 को हमें कहीं पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा मेमोरी के अंदर। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जो एक वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी, इस फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर। समझ में आया? यस सर। देखो मैं इसको समझाता हूँ, इस तरह से समझाता हूँ। जैसे कि सपोज मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लिखा a इक्वल टू इनपुट, राइट नहीं कर रहा है क्या प्रॉब्लम है, हाँ इनपुट, और ब्रैकेट में लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ, सॉरी एक्स नहीं ए लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि हम यहाँ ए में रिसीव कर रहे हैं इसको। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब ये स्टेटमेंट रन करेगा तो ये हमें कीबोर्ड से इसकी कोई वैल्यू एंटर कराएंगे। मतलब हमने कीबोर्ड से सपोज दे दिया ए की वैल्यू 20 एंटर करा दी। ठीक है, मतलब हमने कीबोर्ड, जब ये मैसेज आया हमारे पास तो हमने क्या किया, कीबोर्ड से 20 दे दिया। तो अब ये 20 वैल्यू जब जाएगी तो इस 20 को हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, ए के अंदर। समझ में आया? हाँ, जब हमने कोई, मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल किस लिए यूज करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो हमने जब 20 दिया तो वो 20 कहीं पे स्टोर होगा, तो उसको स्टोर करने के लिए हमने कौन सा वैल्यू, तो उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, वेरिएबल ए यूज कर लिया। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम तो हमारी चॉइस है ना। हम उसको एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं, पी भी दे सकते हैं, क्यू भी दे सकते हैं, आर भी दे सकते हैं। तो हमने उसका नाम क्या दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 20। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू हमने कब एंटर कराई, जब प्रोग्राम रन हुआ। ये जब प्रोग्राम रन होगा तब हम ये 20 डालेंगे। और पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले से वैल्यू फिक्स कर रहे थे। इससे पहले अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे उसमें क्या करते थे, हम a इक्वल टू 20 ले लिया, b इक्वल टू 40 ले लिया, c इक्वल टू a प्लस b कर दिया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 60 आ गया।
बट अब हम क्या करेंगे कि अब हम प्रोग्राम को रन कराने के बाद यूजर से पूछेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो अब यूजर ए की वैल्यू को वो कुछ भी दे सकता है, चाहे वो 40 दे सकता है, 80 दे सकता है, 90 दे सकता है, जो भी उसकी मर्जी है वो दे सकता है। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को मैं बना के दिखाता हूँ और रन करा के दिखाऊंगा तुम लोगों को, तब ज्यादा क्लियर होगा। सर ये जरूरत क्या है इसकी? इसकी जरूरत ये है कि भाई हम डाटा कैसे लेंगे यूजर से? भाई प्रोग्राम के अंदर डाटा तो जाना चाहिए ना। प्रोग्राम के अंदर का डेटा ही नहीं जाएगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना है, तो इनपुट कैसे मिलेगा? कीबोर्ड से मिलेगा। और कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए पाइथन के अंदर कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इनपुट फंक्शन। कि प्रोग्राम कैसे राइट करोगे? प्रोग्राम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज करते हो ना। ये प्रोग्राम में राइट कर रहा हूँ तो ये प्रोग्राम किससे बन रहा है? इंस्ट्रक्शन से बन रहा है। और ये इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज के फॉलो कर रहे हैं? पाइथन लैंग्वेज के। तो पाइथन लैंग्वेज ने ये बोला है कि अगर मैं कीबोर्ड से कुछ वैल्यू एंटर करानी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? इनपुट फंक्शन। अगर हमें कोई वैल्यू मॉनिटर पर प्रिंट करानी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन। पाइथन लैंग्वेज ये बोल रही है कि मुझे आउटपुट करवाना पड़ेगा तो आउटपुट फंक्शन। नहीं, प्रिंट का मतलब ही आउटपुट होता है। यस ठीक है, सर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू एंटर करा दी। ठीक, अब ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू और एंटर करा रहा हूँ। यहाँ पे एक्स की जगह ए लिखता हूँ। ठीक, मुझे एक वैल्यू एंटर हो गई हमारी। अब मैं चाह रहा हूँ कि दूसरी वैल्यू एंटर हो जाए, तो बी इक्वल टू मैंने लिखा बी इक्वल टू इनपुट, और फिर लिख दिया मैसेज दे दिया एंटर द वैल्यू ऑफ बी। पहली लाइन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ग्रीन क्यों नहीं आ रहा है? बी ये ग्रीन लेटर में आना चाहिए, ग्रीन क्यों नहीं आ रहा? इस तरह से क्यों आ रहा है? अब ठीक आ गया, पहले वो कोड्स प्रॉपर नहीं लग रहे थे। ठीक है, अब दो वैल्यू एंटर हो गई। ए आएगा बी की जगह। सर ये आएगा पहले में तो। हाँ, ये ए कर दो इसे, ये एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, दो नंबर हमारे एंटर हो गए। अब इन दो नंबर्स को मुझे सम करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? इन दोनों नंबर्स का सम निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया सी, और सी के अंदर क्या कर दिया? ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, मुझे कीबोर्ड से दो नंबर मिल चुके हैं। कीबोर्ड से मैंने पहला नंबर क्या एंटर कराया? ए। दूसरा नंबर क्या एंटर कराया? बी। अब दोनों नंबर्स को मैंने क्या किया? ए प्लस बी किया, और उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर करा दिया? सी के अंदर। ठीक है, ए प्लस बी को मैंने क्या किया? ऐड किया, और ऐड करने के बाद उसका जो रिजल्ट आया वो कहाँ स्टोर हो गया? सी के अंदर। सी के अंदर। हाँ, अब मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, और यहाँ मैंने एक मैसेज दिया यूजर को, the sum of numbers a and b is comma c। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ कॉमा क्यों लगाया, मैं प्रिंट का सिंटेक्स लिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो ये प्रोग्राम मेरा बन गया। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? दो नंबर्स को यूजर से एंटर करा रहा है, और उन दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करके उसको डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो तुम्हें किस तरह से मिलेगा। रन कराया मैंने इस प्रोग्राम को। रन कराने से पहले ये उसको सेव कराएगा, पहले प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा फिर रन होगा। ठीक है, तो मैंने इसको रन कराया, तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो मैंने इसका नाम दे दिया ऐड। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया ऐड, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक, अब रन करने के बाद ये यहाँ कहाँ पे आएगा? ये कौन सा मोड है? ये अरे इंटरेक्टिव मोड में आएगा। हाँ, प्रोग्राम जब रन होता है तो वो इंटरेक्टिव मोड में आ जाता है। स्क्रिप्ट मोड में हम स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद जब रन कराते हैं तो वो इंटरेक्टिव मोड में आ जाता है। तो अब ये इंटरेक्टिव मोड आ गया। तो अभी हमसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने क्या किया? ए की वैल्यू कितनी एंटर करा दी? 20। कीबोर्ड के थ्रू मैंने क्या किया? ए की वैल्यू कितनी दे दी? 20। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा
तो ये मुझसे दूसरी वैल्यू पूछेगा। अब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने 20 दिया, ये वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे दूसरा इंस्ट्रक्शन चलाना है तो एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो अब ये पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो मैंने बी की वैल्यू कितनी डाल दी 40। अब देखो एक चीज तो मैंने नोटिस की कि ए और बी की वैल्यू मैं कुछ भी दे सकता हूं। यहाँ पे इनपुट फंक्शन से क्या हुआ कि अब वैल्यूज कौन ए एंटर, और बी की वैल्यू हम कुछ भी दे हाँ, सकते हैं। यूजर इनपुट करा रहा है और यूजर उसकी वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और पहले मैं क्या कर रहा था कि वैल्यूज को फिक्स कर रहा था, वैल्यूज को फिक्स कर रहा था, बट अब मैंने वैल्यूज को फिक्स नहीं किया है, वो मैंने प्रोग्रामर के ऊपर छोड़ दिया कि वो कितनी वैल्यू उसकी एंटर कराएगा, या यूजर के ऊपर छोड़ दिया कि वो ए की वैल्यू क्या एंटर करेगा और बी की वैल्यू क्या एंटर करेगा रन टाइम पे। तो मैंने ए को 20 एंटर कराया, बी को 40 एंटर कराया। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा। रिजल्ट कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो मेरा आ गया द सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी इज 2040 आ रहा है, 60 क्यों नहीं आ रहा है? कोई बता सकता है कि रिजल्ट 60 क्यों नहीं आया? मैंने तो नंबर्स को ऐड किया था, लेकिन रिजल्ट 2040 क्यों आया? देखो मैंने 20 डाला, तो 20 किस टाइप का नंबर है? 20 कैसा इंटीजर आपने है? सी भी तो नहीं किया? क्या नहीं किया? सी भी नहीं किया। सी इक्वल टू ए प्लस बी। वो प्रोग्राम में किया हुआ है, तभी तो आउटपुट मिला है मुझे। ये प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शन चला तभी तो आउटपुट मिला। अगर ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का चला नहीं होता तो मुझे प्रिंट कहां से होता सी की वैल्यू? ये इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद ए प्लस बी की वैल्यू कहां ले ली? सी के अंदर ले ली, ठीक है। और जब ये प्रिंट स्टेटमेंट चला तो उसने एक मैसेज ये प्रिंट कराया, द सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी इज सी। सी के अंदर हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट किसके अंदर है? सी के अंदर है ना। सी के अंदर। हाँ, तो उसने सी को एग्जीक्यूट तो कराया, तभी तो रिजल्ट मिला हमें। रिजल्ट क्या मिला है हमारे? रिजल्ट क्या मिला? 2040 मिला। रिजल्ट हमारा आया 2040। लेकिन ये रिजल्ट हमें 60 मिलना चाहिए था, 2040 क्यों मिल रहा है? क्योंकि 20 भी एक इंटीजर नंबर है, 40 भी एक इंटीजर नंबर है, तो रिजल्ट तो हमारा 60 आना चाहिए था ना। यस सर। लेकिन रिजल्ट 2040 क्यों आ रहा है? कोई किसी को पता है कि अगर किसी को पता हो 2040 क्यों आया? देखो मैं बताता हूँ, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हमने यहाँ से जो इनपुट फंक्शन है, ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जो जब कीबोर्ड से जब डेटा रिसीव करता है तो उसको वो स्ट्रिंग मान के चलता है। समझ में आया? जब हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा एंटर कराएंगे तो वो उस डेटा को कैसा मानेगा? स्ट्रिंग मानेगा। भाई देखो मैंने कीबोर्ड से 20 डाला, 20 तो इंटीजर नंबर है, लेकिन उसने उस 20 को क्या कंसीडर किया? स्ट्रिंग कंसीडर किया। मतलब उसने क्या किया कि हमने उसको 20 दिया, लेकिन उसने उस 20 को कैसा किस तरह से कंसीडर किया? स्ट्रिंग कंसीडर किया, माने उसने उसको डबल कोट्स में माना। तो ए की वैल्यू क्या हुई? 20 हुई एज अ स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन क्या करता है कि हम कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से जो एंटर कराते हैं उस वैल्यू को वो स्ट्रिंग कंसीडर करता है। चाहे मैं उसको इंटीजर वैल्यू दूं, चाहे मैं उसको स्ट्रिंग वैल्यू दूं, चाहे मैं उसको फ्लोट वैल्यू दूं, कोई भी वैल्यू दूं, वो उस वैल्यू को स्ट्रिंग ही मानेगा। इनपुट फंक्शन हमेशा जो वैल्यू रिसीव करता है वो कैसे रिसीव करता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में रिसीव करता है, वैल्यू। ठीक है। तो बी को भी उसने क्या माना होगा? स्ट्रिंग ही माना होगा, ठीक है। बी को भी स्ट्रिंग ही माना होगा। जब मैंने यहाँ सी इक्वल टू ए प्लस बी किया तो वो एक्चुअली क्या हुआ? वो हो गया 20 प्लस 40, ये हुआ। तो जब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हो तो स्ट्रिंग्स का रिजल्ट क्या होता है? कंबाइंड हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2040। स्ट्रिंग्स को जब हम ऐड कराते हैं तो वो दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देता है। तो पहली स्ट्रिंग क्या थी हमारी? 20 और दूसरी स्ट्रिंग क्या थी? 40। तो जब उस दोनों को ऐड करेगा तो स्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा। तो आंसर क्या आएगा? 2040, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो हमेशा डेटा को किस फॉर्म में रिसीव करता है? ऑलवेज रिमेंबर दैट इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिसीव्स
always string. receive in the form of string. Form of a string. तो लेकिन हमें नंबर्स का एडिशन कराना है, ना कि स्ट्रिंग्स का एडिशन कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो नंबर मिला, सॉरी जो स्ट्रिंग मिली उसको हम इंटीजर में बदल देंगे, और इंटीजर में बदलने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इंट फंक्शन यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा आया था वो कैसा आया था, स्ट्रिंग आया था, तो उसको मैं इंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम इंट का यूज करेंगे। तो ये जो हमारी पूरी वैल्यू है वो किस में चेंज हो जाएगी, इंट में चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आया, दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ये रिजल्ट स्ट्रिंग है। यस सर। इस रिजल्ट को हमें इंटीजर में चेंज करना है, तो हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, इंट फंक्शन यूज किया। तो ये पूरी वैल्यू जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू थी वो किस में चेंज हो जाएगी, इंट में चेंज हो जाएगी। ठीक, सेम यहाँ पे भी हम इंट लगा देते हैं, इंट। तो ये वैल्यू हमारी ये भी किस में चेंज हो जाएगी, इंट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज स्ट्रिंग, नाउ वी वांट टू चेंज इट इनटू इंटीजर। सो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज किया, इंट फंक्शन यूज किया। तो इंट फंक्शन जब यूज करेंगे तो उसके भी तो ब्रैकेट लगेंगे ना। ये वाले ब्रैकेट्स किसके हैं, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट किसका है, इंट फंक्शन का है, और ये वाला ब्रैकेट किसका है, इंट फंक्शन का है। और इसके अंदर जो Int वैल्यू है, function. हाँ, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो कैसी है, स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस स्ट्रिंग वैल्यू को क्या String करेगा, value. इंटीजर में चेंज कर देगा। ठीक, तो हमारा ए भी इंटीजर में चेंज हो गया और बी भी इंटीजर में चेंज हो गया। अब मैं ए और बी का जब सम करूंगा तो वो मुझे इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं कि इतना पार्ट हटा देते हैं अभी। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, फिर से रन कराते हैं। अब ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है, तो अब मुझे सेव करने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि वो पहले ही मैं सेव कर चुका हूँ, तो डायरेक्ट रन कर जाएगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अब रन हो जाएगा। तो हम लोग इंटरेक्टिव मोड में आ जाएंगे अभी। ये इंटरेक्टिव मोड में आ गए। तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ, मैंने 20 डाला। अब ये 20 कैसा होगा बताओ, स्ट्रिंग होगा कि इंटीजर होगा, Integer. इंटीजर। इंटीजर क्यों हुआ, इंटीजर होगा। क्यों हुआ इंटीजर, सर क्योंकि आपने अपन int लगाया था उसमें पहले। इंट फंक्शन लगा दिया ना। हाँ, इंट फंक्शन लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी वैल्यू डाली मैंने 56, सॉरी 40। तो अब ये भी इंटीजर में चेंज हो गया। अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगा तो c इक्वल टू a प्लस बी एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, उस रिजल्ट को क्या करा देगा, डिस्प्ले करा देगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। द सम ऑफ नंबर्स a एंड b इज 60। ये 60 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है। मैंने क्या किया, Yes, sir. 20 को कीबोर्ड से एंटर कराया, 40 को कीबोर्ड से एंटर कराया, और प्रोग्राम के अंदर c इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ है। तो उसने क्या किया, दोनों का सम किया, और दोनों के सम को किस में डाल दिया, c में डाल दिया। फिर उसके बाद प्रोग्राम के अंदर लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट क्या करेगा, द सम ऑफ नंबर्स a एंड b, ये प्रिंट कराएगा द सम ऑफ नंबर्स a एंड b इज, और फिर वो लिखा है c, तो c की वैल्यू कितनी है, 60, तो 60 प्रिंट करा देगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। Yes, यस sir. सर। तो हमें कीबोर्ड से कोई डेटा एंटर कराना है तो कैसे एंटर कराएंगे, इनपुट फंक्शन से एंटर कराएंगे। ठीक है, और इनपुट फंक्शन क्या करेगा, डेटा को किस फॉर्म में रिसीव करेगा, String. स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग के फॉर्म। अब उस स्ट्रिंग डेटा को अगर मैं इंटीजर में चेंज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, इंट यूज करेंगे। Int अगर function. हाँ, अगर उस स्ट्रिंग डेटा को अगर फ्लोट में चेंज करना होता तो हम क्या यूज करते, फ्लोट फंक्शन यूज करते। ठीक है, समझ में आया। तो इस Yes, तरह sir. से हम इंट फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसमें। जैसे मैंने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सपोज मैं ये एंटर द वैल्यू ऑफ ए ना लिखूं, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, केवल इतना लिखा, इतना लिखा इनपुट, और यहाँ भी मैंने इसको हटा दिया। मतलब मैंने उसके अंदर कोई मैसेज नहीं दिया, इनपुट फंक्शन के अंदर कोई मैसेज नहीं दिया। तो अब बताओ प्रोग्राम में कोई एरर आएगी क्या, सर आएगी ना। नहीं। इनपुट फंक्शन के अंदर जो मैसेज हम देते हैं वो मैसेज देना कोई कंपलसरी नहीं है,
वो मैसेज तो क्या होता है, यूजर के लिए होता है, मतलब जो प्रोग्राम जब रन कराएगा तो उसको एक मैसेज दिखेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। लेकिन अगर मैंने इनपुट फंक्शन के अगर अंदर मैसेज नहीं दिया तो प्रोग्राम हमारा रन तो हो जाएगा, लेकिन रन करने के बाद स्क्रीन पे मैसेज लिख के नहीं आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो जब एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिख के नहीं आएगा तो यूजर को पता कैसे लगेगा कि उसे करना क्या है प्रोग्राम में? समझ में आया? जैसे मैं अगर अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊं तो मेरा प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, रन होने के बाद क्योंकि हमने कोई मैसेज नहीं दिया है तो वो जो यूजर है उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होगा, वो क्या करेगा, कोई इंस्ट्रक्शन देगा, सिंपल ब्लैंक आएगा। इस तरह से कर रहा हूं, देखो कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रोग्राम मैंने बनाया है तो मुझे पता है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। पहला स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं। अभी यूजर को नहीं पता रहेगा, जैसे मान लो कोई तुम्हारा प्रोग्राम को यूज कर रहा है तो उसको नहीं पता कि तुमने प्रोग्राम में क्या किया है, तो उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा प्रोग्राम में, मतलब वो प्रोग्राम को इनपुट ही नहीं दे पाएगा। लेकिन मुझे पता है एज अ प्रोग्रामर आई नो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है इनपुट, तो मैं यहाँ 20 डाल दूंगा पहला स्टेटमेंट, फिर उसके बाद 40 डाल दूंगा, तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। रिजल्ट तो अब भी आ गया ना? यस सर। लेकिन इस वाले प्रोग्राम में जब मैंने उसको कोई मैसेज नहीं दिया तो जो हमारा यूजर था उस यूजर को पता ही नहीं लग रहा है कि उसे करना क्या है, मतलब उसको इनपुट कैसे देना है। तो हम लोग जो मैसेज देते हैं वो मैसेज क्या होता है, वो कोई कंपलसरी नहीं होता है, वो मैसेज क्या होता है कि वो केवल यूजर की कन्वीनियंस के लिए होता है, मतलब जो प्रोग्राम तुम्हारा यूज करेगा उसकी कन्वीनियंस के लिए कि हमने एक मैसेज डाल दिया एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हम मैसेज को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमें अगर कोई मैसेज देना है तो हम पूरा ना लिखें एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, हम सिंपली बोल एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हम सीधे लिख दें कि ए डबल कोट्स में लिख दें ए इक्वल टू। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, स्क्रीन पे क्या लिख के आएगा, ए इक्वल टू। ठीक, तो ए इक्वल टू का मतलब क्या है कि वो यूजर से कुछ पूछ रहा है कि ए की वैल्यू एंटर कराओ। अगर मैंने इस तरह से लिखा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ सॉरी ए की वैल्यू डालो। ठीक है, तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 40, तो देखो ए इक्वल टू कितना हो गया 40। अब वो नेक्स्ट टाइम बी की वैल्यू पूछ रहा है तो बी की वैल्यू मैंने डाल दी 60, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 60। अब दोनों नंबर्स का सम कितना आ गया 100। ठीक है, तो जो हम इनपुट फंक्शन के अंदर जो मैसेज डालते हैं वो मैसेज जो होता है वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि मैं यही लिखूं कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू, या मैं केवल लिख दूं ए लिख दूं, या मैं जो भी लिख रहा हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, मतलब जो मैसेज है वो केवल यूजर की कन्वीनियंस के लिए होता है ओनली, कि यूजर को मुझे क्या दिखाना है स्क्रीन पे, मुझे उसको दिखाना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मुझे उसको दिखाना है ए इक्वल टू, मुझे उसको कुछ भी नहीं दिखाना है तो मैं ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैसेजेस जो होते हैं दे आर यूज्ड ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर, मतलब मैसेजेस आर नॉट कंपल्सरी, दे आर ऑप्शनल, इट इज द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर whether he want to give messages or not, बट मैसेजेस अगर हम देते हैं तो वो प्रोग्राम क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। अगर हम मैसेजेस देते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर को पता लगता है कि मुझे करना क्या है। मैंने जैसे लिखा था एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो एज अ यूजर मुझे पता लगा कि मुझे ए की वैल्यू एंटर करानी है यहाँ पे। फिर मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो एज अ यूजर मुझे पता लगा कि अब मुझे 40 एंटर कराना है। ठीक है, और अगर मैं मैसेज नहीं लिख रहा था तब मुझे पता ही नहीं कर, तो एज अ यूजर मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है इसमें। ठीक है, तो मैसेजेस जो होते हैं they are used for the user so that the program will become user friendly। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो इनपुट फंक्शन, तुम लोग इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू एंटर करा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट ठीक है, अब इसके साथ मैंने प्रिंट फंक्शन भी यूज किया है, तो मैं इन दोनों फंक्शन को बताना चाह रहा हूँ कि इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन कैसे काम करते हैं। इनपुट तो तुम्हें पता लग गया, अब इनपुट फंक्शन के अंदर जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया था इस तरह से, तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, डबल कोट्स में क्या लिखा,
सम ऑफ Sir, नंबर्स, द सम the sum ऑफ of number इज। तो ये मैसेज किसके लिए है is, बताओ, ये मैसेज किसके लिए है? sir, सर यूजर के लिए, यूजर के लिए sir है। user के लिए नहीं। हाँ, अगर सपोज मैं ये मैसेज ना लिखूं तो मेरे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट पड़ेगा? No sir, नो सर। नहीं पड़ेगा ना, वो No, क्योंकि sir. यूजर के लिए स्क्रीन पर लिख के आएगा द सम ऑफ नंबर्स इज, ठीक। लेकिन अब मैंने मैसेज दे दिया द सम ऑफ नंबर्स इज, अब मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मेरा तो मैसेज तो हो गया था सम ऑफ नंबर्स इज, अब मुझे जो सी की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं कॉमा लगा के ये मैसेज मैंने क्लोज कर दिया, ये मैसेज को मैंने डबल कोट से क्लोज कर दिया, मतलब ये मेरा मैसेज यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये मेरा मैसेज खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉमा लगाऊंगा और फिर मैं सी प्रिंट करा दूंगा। अच्छा, आप कोई मुझसे पूछ सकता है कि मैंने सी को विदाउट sir ये कोट्स क्यों? comma, yes sir, without quote क्यों लिखा sir? अगर मैं सी को डबल कोट में लिख दूंगा तो मेरे स्क्रीन पे प्रिंट क्या हो के आएगा? Sir string, सी प्रिंट होगा स्क्रीन पे। yes sir। और जैसे सर मैंने आपने डबल कोट के बाद भी तो एक वो लगाया ब्रेक, कॉमा लगाया। हाँ, तो yes sir, प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करानी है तो वो कॉमा से सेपरेट होती हैं। मतलब जैसे मुझे yes प्रिंट के अंदर 3 वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। ए को प्रिंट करना है, बी को प्रिंट करना है, सी को प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। comma c, yes sir, तो मैंने क्या किया, पहले तो एक मैसेज प्रिंट करा दिया द सम ऑफ नंबर्स इज, तो एक ये मैसेज हो गया। अब मुझे क्या करना है, yes sir, सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो सी एक दूसरी वैल्यू हो गई ना, मैसेज तो हमारा खत्म हो yes गया, sir, तो comma लगा सी देंगे, इज द yes sir। सेकंड वैल्यू, तो कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद मैंने सी को डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा, कोई ये बता सकता है? सर उसे डबल कोड में लिख देते तो वो साइड स्ट्रिंग बन जाती। डबल कोट्स में लिख देते तो स्ट्रिंग बन जाती और स्क्रीन पे क्या लिख के आता, सी लिख के आता। लिख के आता सर, लेकिन मुझे सी थोड़ी प्रिंट करना है, मुझे स्क्रीन पे सी नहीं दिखाना है, मुझे सी की वैल्यू दिखानी है, yes तो sir, वो तो विदाउट कोट यूज होगा, तो सी इज अ वेरिएबल, तो क्या करेगा, सी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जब कॉमा सी लिखेंगे तो सी के अंदर क्या है, 50 है ना, सॉरी सी yes के अंदर sir, कोई भी वैल्यू हो सकती है। 60, हाँ, तो वो सी की yes वैल्यू को प्रिंट करा देगा 60। लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूंगा तो फिर मेरा रिजल्ट क्या तो होगा, सर ये C प्रिंट होगा, C, अब मैं इसको अगर इस तरह से लिख दूंगा तो मेरा स्क्रीन पे लिख के क्या आएगा, इस तरह से आएगा, C आएगा सर, ठीक है। तो इसने मुझसे ए की वैल्यू पूछी तो ए की वैल्यू 40 डाल दी मैंने, फिर इसने मुझसे बी की वैल्यू पूछी, मैंने 60 डाल दी। अब देखो मेरा जब आउटपुट आया तो द सम ऑफ नंबर लिख के क्या आ रहा है, सी आ रहा है। yes sir, मुझे सी नहीं दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, 100 दिखाना है। C की वैल्यू, हाँ, yes सी sir, की C वैल्यू की दिखानी है, वैल्यू, तो सी की वैल्यू दिखानी है तो उसको विदाउट कोट लिखना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसको विदाउट कोट ही प्रिंट किया जाता है। Always remember, whenever we want to print the value of any variable, then that value is written without double quotes. अगर हम उसको डबल कोट्स में लिख देंगे तो फिर वो वेरिएबल एक स्ट्रिंग बन जाएगा, और जब वो स्ट्रिंग बनेगा तो वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो फिर मुझे उसको विदाउट कोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आउटपुट मेरा 100 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक इनपुट फंक्शन समझ में आ गया। प्रिंट फंक्शन के अंदर जैसे कि सपोज मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, सपोज मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे डी इक्वल टू निकालता हूँ ए माइनस बी, ठीक है, और एक वैल्यू निकालता हूँ ई इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। ये आ गया, मैंने एक सी में सम निकाल लिया, डी में सब्ट्रैक्शन निकाल लिया, और ई के अंदर क्या निकाल लिया, मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया। अब मुझे ये तीनों वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। सी को भी प्रिंट करना है, डी को भी प्रिंट, C, D, E, हाँ, इसके दो मेथड हैं। इसके दो मेथड ये है कि या तो मैं इनको अलग अलग प्रिंट कराऊं, मतलब मैंने सम ऑफ नंबर्स के लिए क्या ले लिया, सी। अब मैं क्या करता हूं, मुझे सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको अलग प्रिंट कराता हूं, मतलब दूसरे प्रिंट से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द सम की जगह क्या कर दूंगा, द सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर से क्या हो जाएगा, C,
सर डी होगा। हाँ डी कर दिया। और फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो मैं एक और मैसेज डाल दूंगा, द सम ऑफ नंबर्स की जगह क्या दूंगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नंबर्स इज क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, सर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर है, ई के ई अंदर आएगा है, सर। ई आएगा। अब मैं जब ये प्रोग्राम रन कराता हूँ तो देखो क्या होगा, ठीक है। अब ये पहले मुझसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, देखो स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, तो पहले मैंने 5 डाल दिया ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने बी की वैल्यू 4 डाल दी, ठीक। अब देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा सम ऑफ नंबर्स कितना आ गया, 9 आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया, और मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 20 आ गया, 20। ठीक है। क्योंकि मैंने तीनों के लिए अलग अलग प्रिंट दिया हुआ है, मतलब जब मुझे सम प्रिंट कराना है तो उसका प्रिंट स्टेटमेंट अलग है, जब डिफरेंस प्रिंट कराना है तो उसका प्रिंट स्टेटमेंट अलग है, जब मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कराना है तो उसका प्रिंट स्टेटमेंट अलग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तीनों एक साथ प्रिंट हों, ये अलग अलग प्रिंट ना हो, तो एक साथ। सर ये स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 10 सम ऑफ नंबर, सी प्रिंट हो गया यहाँ पे, यस यहाँ सर। तक सी प्रिंट हो गया। अब कॉमा लगा के मैं क्या करूंगा, ये वाला मैसेज जो है मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा, यहाँ को यहाँ पे ये कॉमा के बाद ये मैसेज प्रिंट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैंने यहाँ पे सर क्या लिख डी। दिया, ये लिख दिया। अब मुझे इसके बाद क्या, ये वाला मैसेज प्रिंट कराना है, कौन सा, ये वाला, द ये वाला। मल्टीप्लिकेशन हाँ, ऑफ नंबर तो ई। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। अब इसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट करानी तो कॉमा लगाया और ई लगा दिया, ठीक। अब मैं ये हटा देता हूँ, क्या हटा देता हूँ, ये वाली स्टेटमेंट, ये दोनों हटा दी। तो अब ये मेरा प्रिंट एक ही प्रिंट में चेंज हो गया। यस सर। जो मैं 3 प्रिंट अलग अलग यूज कर रहा था, उन 3 प्रिंट्स के लिए मैंने एक सिंगल प्रिंट यूज कर लिया। तो यहाँ पहले मैंने क्या किया, यहाँ पहले फर्स्ट मैसेज प्रिंट कराया, मैसेज प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर दूसरा मैसेज प्रिंट कराया, दूसरा मैसेज यहाँ तक आ गया, फिर कॉमा लगा के उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर नेक्स्ट मैसेज को प्रिंट कराया, फिर कॉमा लगा के उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। तो अब अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट किस तरह से आएगा, देखते हैं। इसने ए की वैल्यू पूछी, मैंने 4 डाल दिया, इसने बी की वैल्यू पूछी, मैंने 2 डाल दिया। अब देखो क्या आ रहा है, सम ऑफ नंबर से 6, ये क्या आ गया, सम ऑफ नंबर से सम 6, नंबर ऑफ 6, द डिफरेंस डिफरेंस नंबर ऑफ इज। नंबर से 2 एंड मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ 8। अब ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है आउटपुट, पहले क्या हो रहा था, यस अलग सर। अलग लाइन पे आउटपुट आ रहा था। अलग अलग लाइन में आ रहा था। हाँ, तो हमने अब एक ही लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सारे प्रिंट एक ही लाइन में कर दिए, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, तो उससे क्या हो गया कि वो आउटपुट एक ही लाइन पे आ गया, ठीक। समझ में आया, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी? यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है, नो मतलब हम सर। प्रिंट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक। अब यस अगर सर। सपोज मैं चाहता हूं कि जो कंबाइंड प्रिंट स्टेटमेंट है, जो कंबाइंड प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है वो भी हमें अलग अलग लाइन पे आउटपुट दे। अभी तो क्या हो रहा है, एक ही लाइन पे आउटपुट मिल रहा है, तीनों आउटपुट एक ही लाइन पे आ गए, मतलब सम ऑफ नंबर्स भी यस एक ही सर। लाइन पे आ गया, डिफरेंस भी एक ही लाइन पे आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी एक ही लाइन पे आ गया। मैं चाहता हूं कि ये सारे प्रिंट अलग अलग आए और मैं प्रिंट स्टेटमेंट सिंगल ही यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ तक प्रिंट हो गया, यहाँ पे मेरी क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ तक फर्स्ट वैल्यू यस प्रिंट हुई सर। होगी। अब मैं चाहता हूं कि यस इसके सर। बाद मुझे लाइन बदलनी है, इस प्रिंट के बाद मुझे क्या करना है, लाइन चेंज करनी है। तो लाइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे, एक मिनट, प्लस, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और डबल कोट्स में, या एक काम करते हैं, प्लस ना लगा के कॉमा लगा के अगर करूंगा तो देखते हैं, प्लस लगा के करता हूँ, पहले प्लस स्लैश एन लगाता हूँ, ठीक है, स्लैश एन लगा दिया, प्लस स्लैश एन। ऐसे यहाँ भी ये दूसरी वैल्यू प्रिंट हो गई, दूसरी वैल्यू प्रिंट करने के बाद मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, तो मैंने कॉमा लगाया और प्लस लगा के यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे स्लैश एन कर दिया।
प्रॉब्लम ये है। हाँ देखो ये एक काम करो, अभी टाइम हो गया है दोनों क्लास का। यस सर। इसको कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे कैसे आएगा आउटपुट, इसको कल डिस्कस, Yes, इसमें भी टाइम लग Yes, जाएगा, sir. 5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है हम लोग थैंक यू सर। ओके थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर शाम तक मिल जाएगी क्या चीज, सर वीडियो सर। रिकॉर्डिंग इसकी? हाँ हाँ भेज दूँ मेरे को, भेज दूँ। ठीक है लीव कर लो तुम। क्लास लीव कर दो सभी लोग, लीव द क्लास एवरीवन।